Hello बच्चों, let's read out the question. Describe any 4 features of agriculture in India or explain any 5 features of Indian agriculture. दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर है, एक में 4 फीचर्स बताने को कह रहा है, दूसरे में 5 फीचर्स। तो हम 5 फीचर्स लेके चलते हैं ताकि आपको मैक्सिमम सेफ साइड पता हो कि 5 फीचर्स क्या होते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडियन एग्रीकल्चर का क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम समझेंगे एक एक करके। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया आर agriculture is the primary occupation of people of India. More than 50% of the Indian population is primarily engaged in agriculture. India is an agrarian economy. इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन का प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। लोग एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। उनके पास अगर दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है भी तो भी एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सोर्स है इनकम का। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन तो ऐसी है इस 50% में से भी, जिनके पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। पुअर फार्मर्स जिनको सिर्फ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना आता है एंड दे कैन अर्न ओनली from this particular occupation. Now let us come to the second point. Agricultural products such as rubber, sugarcane, spices, food crops, fiber crops, etc. provide raw materials for the industries. Now agriculture is important for the industries also because it provides raw material for the industries. जो अनप्रोसेस्ड गुड्स होते हैं जैसे फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है। नेचुरल प्रोड्यूस ही है जो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स देता है और उनकी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। यही चीज फिर फाइनल प्रोडक्ट्स बन के आता है और हमें मार्केट में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम सुबह में पैस्चराइज मिल्क का पैकेट लेते हैं मार्केट से या शॉप से, वो कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्रीज से आ रहा है, पैक होकर, प्रॉपरली लेबल होकर। बट उसमें जो कंटेंट है, दूध, milk, where is it coming from? It is coming from cows, right? And animal rearing comes under agriculture. Similarly, let's take any other practical example. For example, the tires that are used in the cars and trucks, where are they coming from? They are coming from industries again, rubber industries, जहाँ पे manufacture होता है, natural rubber process होकर finally एक टायर बनता है। तो ये natural rubber कहाँ से आता है? This again comes from the rubber tree and any plant cultivation or crop cultivation that comes under agriculture again. So now we can clearly understand why agriculture is so important for providing raw materials to the industries. Now let us come to the third point. There are different agricultural practices followed in different regions of India depending upon the physical environment, technological know-how, socio-cultural factors, etc. Example, subsistence farming, commercial farming, etc. इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग तरह के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस जमीन पे खेती होती है, एक ही तरीके से खेती होती है हर जगह। अलग जगहों पे अलग तरह से खेती होती है। कहीं पे फार्मर्स छोटी लैंड होल्डिंग्स होती है तो वो सिर्फ अपनी सेल्फ सस्टेनेंस के लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। कहीं पे बहुत बड़ी जमीन है और सारे फैक्टर्स भी अवेलेबल हैं, प्लांट्स के लिए अच्छी रेनफॉल भी अवेलेबल है, टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड जो है वो भी अवेलेबल है, तो उस जगह पे कमर्शियल फार्मिंग किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं मार्केट में बेचकर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। तो ये अलग अलग जगह पे वैरी करता है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे कमर्शियल फार्मिंग हो सकता है, क्योंकि हर जगह का फिजिकल एनवायरमेंट अलग है। फिजिकल एनवायरमेंट मीन्स soil, temperature condition, climatic conditions such as rainfall conditions, etc. Now, technological know-how मतलब technological know-how means कि farmers को टेक्नोलॉजी की कितनी अवेयरनेस है। हमें पता है कि एग्रीकल्चर में बहुत एडवांसमेंट हो गया है सिंस पास्ट फ्यू डेकेड्स। पहले एग्रीकल्चर इतना एडवांस नहीं था, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन नेटवर्क्स, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई जिसकी वजह से फार्मर्स कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस कर पाते हैं। लार्ज स्केल पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है एग्रीकल्चर में। तो अगर किसी पर्टिकुलर फार्मर के पास टेक्नोलॉजिकली नॉलेज है, उसके पास एडवांस नॉलेज है कि कैसे टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है क्रॉप की, तो वो उस चीज को अप्लाई करेगा तो
उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस कर पाएगा। लेकिन अगर वही दूसरा फार्मर है, फार्मर और द पर्सन इज नॉट इवन अवेयर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, तो वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं प्रैक्टिस कर पाएगा। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ अफेक्ट्स द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। नाउ कमिंग टू सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। कई बार क्या होता है कि जैसे हम अपनी फैमिली का एग्जाम्पल लें, अगर हमारे समाज में या हमारी संस्कृति में एक पर्टिकुलर ट्रेंड चला आ रहा है कि हाँ ये चीज करते आ रहे हैं, तो आगे की जनरेशन भी उसको कैरी फॉरवर्ड करती है। तो उसी तरह एग्रीकल्चर फील्ड में भी क्या होता है कि कुछ ऐसे रीजन्स होता पे सोसाइटी और कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक बिलीफ चली आ रही है कि नहीं ये प्रैक्टिस हमारे खानदान के लिए या हमारे समाज में सबसे अच्छा है, तो इसी से हम क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। तो वो उसी क्रॉपिंग पैटर्न को यूज करते हैं, उसी मेथड को प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो आज हमें पता है कि पूरे इंडिया के लेवल पर टेक्नोलॉजीज निकल कर आ गई है, एग्रीकल्चर में बहुत एडवांसमेंट हो गया है इस सेक्टर में। लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट ईस्ट इंडिया में झूमिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, क्योंकि वो वहां का एक प्रैक्टिस बन चुका है, सोशियो कल्चरल लेवल पे एक प्रैक्टिस हो चुका है। दैट इज हाउ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। नेक्स्ट, India has three cropping seasons: Rabi, Kharif, and Zaid. This is an important feature of agriculture. Agriculture has in India there are three agricultural और cropping seasons जिनमें crops grow किए जाते हैं। वो है Rabi season, Kharif season और Zaid season. Rabi season is the winter season, जब crops की sowing winters में होती है, पूरे winters में crop grow किया जाता है और summer से पहले पहले harvesting हो जाती है। Kharif season हो गया monsoon season, जहाँ पे बीज बोए जाते हैं मानसून के स्टार्ट पे और मानसून खत्म होते होते विंटर्स के बिगिनिंग में ही हार्वेस्टिंग हो जाती है। नाउ ज़ैद इज द सीजन बिटवीन राबी एंड खारिफ। जैसे ही राबी खत्म होता है विच मीन समर स्टार्ट होता है, और खारिफ के आने से पहले मतलब मानसून के आने से पहले, तो समर और मानसून के बीच में जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं ज़ैद सीजन। एवरी एग्रीकल्चरल क्रॉप हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायरमेंट्स। किसी क्रॉप को ज्यादा रेनफॉल चाहिए तो किसी क्रॉप को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स take the example of rice. Rice is a food crop, a cereal crop which requires heavy rainfall for its growth. तो अगर उसको रेनफॉल ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, तो it is best that we grow rice in the Kharif season, which is monsoon season. Similarly, let's take the example of muskmelon or watermelon. These are water rich fruits. तो उनको समर सीजन में क्यों ग्रो किया जाता है? बिकॉज देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स इज क्वाइट हाई, इनको जेड सीजन में ग्रो किया जाता है। So this is how every crop is grown in different cropping season. Now let's come to the next point. Major crops grown in India can be classified into the following broad categories. Food crops such as grains and pulses, non-food crops such as rubber, fiber crops such as jute, cotton, etc. If we talk about food grains include all the cereal crops such as wheat, rice, etc., as well as millets such as jowar, bajra, etc. Now coming to pulses, ये दाल होते हैं जैसे तूर दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, हम डेली में अपने डाइट में कंज्यूम करते हैं डिफरेंट टाइप्स के दाल, दैट कम्स अंडर pulses. Now non-food crops are those crops which cannot be consumed, they are not food products. ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, दिस इज कंप्लीटली द रॉ मटेरियल दैट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री टू प्रोसेस द फाइनल गुड्स दैट आर नॉट फूड। फॉर एग्जाम्पल रबर, नेचुरल रबर ट्रीज से एक्सट्रैक्ट होता है और फिर जब ये इंडस्ट्रीज में जाता है, प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस्ड रबर इज देन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर erasers that are used by school students, tires that are used in cars and trucks, etc. फाइबर क्रॉप्स जिनसे रेशे निकाले जाते हैं, जूट, गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को इंडिया में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स, ropes, etc. Cotton is another fiber crop which is extracted from cotton plant and then used to weave clothes. It has not been mentioned here, but silk, it is also a very important fiber crop which is very expensive in India due to its tougher manufacturing process and extraction process. ये silk worm की rearing से निकाला जाता है। And we must know that animal rearing and crop cultivation both come under agriculture. Animal rearing plus crop farming, ये दोनों ही चीजें एग्रीकल्चर में इंक्लूड होती हैं।
Like for example, the milk that we consume, silk, clothes that we use, these are also obtained from agricultural produce. अब हमने क्लियरली क्वेश्चन में 5 फीचर्स डिस्कस कर लिए इंडियन एग्रीकल्चर की. सेफ साइड पे 5 पता है, अगर आपको 4 लिखने बोलता है, 3 लिखने बोलता है तो भी आप लिख सकते हैं. एग्रीकल्चर को पूरी तरह से समझना जरूरी है ताकि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाए. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.